नमस्कार। आपके कार्यक्रम इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आतंकवाद आज विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए इस पर हम बार बार बहस करते रहते हैं। और भारत उन कुछ एक देशों में है जो आतंकवाद का दंश सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। अभी अमेरिका की ओर से एक महत्वपूर्ण वक्तव्य आया है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है और पाकिस्तान को बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों पे उसे नियंत्रण करना चाहिए। दरअसल हाफिज सईद ने एक वक्तव्य दिया था अमेरिका के खिलाफ और उसकी प्रतिक्रिया में वहाँ जॉन किर्बी ने कहा कि हम किसी आतंकवादी के वक्तव्य पर कोई अपनी ओर से प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करेंगे। एक सम्मान देना होगा एक ऐसे व्यक्ति को जो कि घोषित आतंकवादी है। यानी एक जो है देख रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के बारे में एक धारणा बनती जा रही है और ख़ास करके पाकिस्तान के बारे में जो आतंकवाद निर्यात करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही अभी ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं उन्होंने ब्रिक्स देशों के जो सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार, उनसे कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुहिम चलनी चाहिए। इन सभी देशों के जो सुरक्षा सलाहकार हैं एक माहौल बनाए और आतंकवाद के खिलाफ एक जो है साझी रणनीति बननी चाहिए जिसके तहत लड़ाई हो सके। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ जो है ये विश्वव्यापी मुहिम, इसका क्या अर्थ है और किस हद तक ये अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा। इस बहस में शामिल हैं कोमोडोर उदय भास्कर जो सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडी के निदेशक हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ दिलीप सिन्हा हैं जो कि जाने माने पूर्व राजनयिक हैं और हमारे साथ RSN सिंह हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और रॉ के अधिकारी रह चुके हैं। आप सबका स्वागत इस कार्यक्रम में। पिछले 12 तारीख को जॉन किर्बी का वक्तव्य आया है और उसके बाद उसकी काफ़ी चर्चा यहाँ की मीडिया में भी है कि हाफिज सईद के बारे में कड़ा वक्तव्य दिया गया और हाफिज सईद ने यह भी कहा कि भारत से पाकिस्तान को दोस्ती करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका वहाँ की पाकिस्तान की सेना को, उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को जो है कम करना चाहता है। और उसके बाद ये प्रतिक्रिया है, लेकिन उसके पीछे और भी काफ़ी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि है। वहाँ के कई सीनेटर हैं, पीटर लेवॉय हैं, बॉब कॉर्कर हैं, उनके भी कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य आए हैं। हम सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले उदय भास्कर जी आप बताएं कि आतंकवाद जो है इस पे सब हर देश ये मानता है कि बहुत बड़ी चुनौती है सब कुछ, लेकिन कोई उस पर जो है सहमति नहीं बन पाती है। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है। अभी भारत बार बार ये कह रहे हैं हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कि इसकी परिभाषा हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन एक कार्रवाई शुरू हो। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इसको लेकर के ये ब्रिक्स जो है उफा सम्मेलन में उसको छोड़ दिया 2015 में, जबकि 2014 के ब्राज़ील सम्मेलन में जो है वो था। अब इस बार वो आ पाता है या नहीं आ पाता है। 1990 से प्रयास हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म, लेकिन ये जो है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। कोई देश कहेगा कि इसकी परिभाषा पहले तय करो, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहता है कि इससे जो स्वाधीनता संग्राम चल रहे हैं उसको अलग रखो। अमेरिका कहता है कि इसमें जो सेना कार्रवाई करती है उसको अलग रखो। साउथ अमेरिका के कुछ देश कहेंगे कि इसमें स्टेट टेररिज्म को अलग रखो। इस कारण से मामला उलझ गया है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले मैं कहूंगा कि जहां तक ब्रिक्स में अभी जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, डोवाल साहब का जो पहल है कि NSA या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच में एक प्रकार का मीटिंग या सहमति अगर बन सकती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और ये डोवाल साहब की जो पहल है उसको स्वागत ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर जैसे आपने कहा है हर एक समिट में अलग अलग मुद्दों पे कुछ कोशिश होती है सहमति बनने का, परंतु जो दहशतगर्दी का जो बात है जिस प्रकार से आपने उसका वर्णन किया है, आपको याद होगा हाल में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने जब न्यूयॉर्क में उन्होंने संबोधित किया था, उन्होंने भी विश्व को यह याद दिलाया कि जहां सन 90 में इसका शुरुआत हुआ था कि एक CCIT, एक टेररिज्म के ऊपर कन्वेंशन का सहमति अंतर्राष्ट्रीय मंच पे होना चाहिए, 26 साल हो गए हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक राजनीतिक हकीकत है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी प्रकार का ठोस परिवर्तन आने वाला है, पर अर्थात ये नहीं कि भारत कुछ ना करे, क्योंकि हाल में अभी जो उरी का घटना हुआ है उसके बाद जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन भारत में किया था सितंबर 28-29 तारीख को, उसको इस वक्त एक प्रकार से मैं कहूँगा विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं वो एक प्रकार का हमदर्दी और भारत का जो भी हम ये कहा कि आत्मरक्षा का अधिकार देश को है। ये सेल्फ डिफेंस वाली बात जो अभी हाल में डॉक्टर पीटर लेवॉय ने कहा था अमेरिका में किर्बी साहब के बाद, इसको भी हम जरूर
स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का संकेत है। पर एक चीज है रंजन जी, इसको हम जरूरत से ज्यादा संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, और कारण ये, खास अमेरिका एक अच्छा उदाहरण है। एक तरफ अमेरिका जरूर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सहमति होना चाहिए, भारत जैसे देशों को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, वगैरह वगैरह। पर जहां तक अमेरिका के जो नीति हैं, क्योंकि मोदी साहब बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को रेखांकित करने के लिए, और सच्चाई यह है कि चाहे अमेरिका की नीति हो या चीन के जो नीति हैं, वो पाकिस्तान के संदर्भ में किसी प्रकार का ठोस बदलाव नहीं आएगा। तो हमें इस विडंबना के साथ शायद हमको झेलना ही पड़ेगा कि आप जहां तक बातचीत होती है इस प्रकार के मंच के ऊपर जरूर कंडेम करेंगे दहशतगर्दी को। पाकिस्तान की जो भूमिका है अमेरिका भी जानता है, चीन भी जानता है, परंतु उसको किसी प्रकार के काबू में लाने के लिए मैं नहीं समझता हूं कि ये दोनों देश अपने नीतियों में कोई बदलाव लाएंगे, बड़ा परिवर्तन लाएंगे। तो भारत को इसे मद्देनजर रखते हुए इस हकीकत को स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दिलीप सिन्हा जी, आप बताएं कि ये सही कह रहे हैं, मुझे लगता है उदय भास्कर जी के एक अमेरिका की तरफ से कोई बयान आता है, हम लोग से बहुत चर्चा करने लगते हैं, और ये कोई पहली बार इस तरह के बयान नहीं आए हैं, पहले भी बयान आते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमला भारत पे पहली बार हुआ है, भारत की संसद पे हमला हुआ, श्रीनगर में विधानसभा पे हमला हुआ, मुंबई जैसा बड़ा हमला हुआ। तो ये जो अभी कह रहा है कि उसको आत्मरक्षा का अधिकार है, फला है, लेकिन फिर भी उसको जो मदद अमेरिका से मिलनी चाहिए वो मदद तो मिलती ही रही है। तो कोई ऐसी ठोस कार्रवाई जिससे कि सचमुच पाकिस्तान मजबूर हो जाए अपने देश के अंदर आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए, वैसी कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। देखिए, इसमें आपको याद करना होगा कि जब अमेरिका पर हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 जो हुआ था, उसके बाद बात हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र के तहत कोई कार्रवाई हो कि ना हो, और सुरक्षा परिषद से कोई मैंडेट मिले कि ना मिले। उस समय कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने कोशिश की थी कि सुरक्षा परिषद से मैंडेट तो मिल जाए, लेकिन कार्रवाई सुरक्षा परिषद की नहीं होनी चाहिए। जो कार्रवाई होगी, सैनिक कार्रवाई, वो अमेरिका खुद करेगा, और बाकी जिसे आना है साथ आए अमेरिका के, जिसे नहीं आना ना आए। तो अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया था कि कार्रवाई वो खुद करेगा, और उसने कार्रवाई की। और उस समय भी जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान का भी हाथ था उसमें, और कई तालिबान जो थे वो तालिबान, लेकिन फिर पाकिस्तान ने तो उनको सारी सहूलियत दे दी लेकर के, उससे पाकिस्तान बच गया। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की नीति यही रही है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव ही रखें थोड़ा, लेकिन उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या कारण है उसके कुछ उसके राजनीतिक कारण है, कूटनीतिक कारण है, बहुत बड़े और अनेक कारण है। लेकिन ये बात सही है कि एक और चीन और दूसरी ओर अमेरिका, दोनों काफी हद तक पाकिस्तान के आतंकवाद की अनदेखी करते हैं, और यहाँ तक कि अब तो रूस ने भी थोड़ा बहुत समझौता कर लिया उसके साथ। बयान में भी एक बात है, जो जॉन किर्बी का बयान है कि ये सीमा पार से आतंकवाद है, ये बहुत साफ हो चुका है और बिल्कुल भारत को सारा अधिकार बनता है, ये बंद होना चाहिए। लेकिन फिर ये कहा कि चूंकि दोनों देशों के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनको सावधानी भी रखनी चाहिए। फिर एक जो ये कर देना कि ये नोट ऑफ कॉशन वाली जो बात है, सावधान रहना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, तो फिर वो वक्तव्य जो है वो कमजोर पड़ जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। बिल्कुल, और वही संयम बाकी दोष क्यों नहीं बरतते हैं। हमें पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ खुद निपटना होगा। नहीं, जैसे अमेरिका निपटता है, बात सही है, वो तो शुरू से नहीं, आज तो मुझे लगता है 50 साल से उसकी नीति आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। वो तो शुरू से ये कहता रहा, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, कोई निष्पक्ष है, न्यूट्रल है, ये नहीं मान के चलते हैं वो। और ये जो एक नीति है, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जिसे कहते हैं, कि आक्रमण के पहले हम स्ट्राइक कर दें, ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का अधिकार कई राष्ट्रों ने माना है। अमेरिका ने माना है, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने किया है, और ये अधिकार कई देश कहते हैं उनके पास अधिकार है। और आत्मरक्षा का, कह लें इसको, एहतियाती कार्रवाई जिसे कह सकते हैं। और दूसरा आत्मरक्षा का अधिकार ये भी आता है। ये तो व्यक्ति को भी है, तो देश को क्यों नहीं होगा? व्यक्ति को भी है, और आर्टिकल 51 में संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर है उसमें भी है ये अधिकार प्रत्येक राष्ट्र के पास। लेकिन ये बताइए, ब्रिक्स की अगर हम भूमिका की चर्चा करें कि उसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, चाइना तो बार बार भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। एक तरफ आप ब्रिक्स में भी शामिल हैं, पाकिस्तान तो उसमें नहीं है, और फिर जब मसूद अजहर का मामला आता है तो आप वीटो करने लगते हैं। तो फिर ब्रिक्स के अंदर भी तो अंतर्विरोध है। हाँ, अंतर्विरोध तो है, राजनीतिक मामले में बहुत अंतर्विरोध है। इस पे है, आतंकवाद पे है, वो
सुरक्षा परिषद के परमानेंट सीट के ऊपर भी तुरंत विरोध है वहाँ पर। और पिछली दफ़ा उफा में जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें आतंकवाद पर बहुत लंबा एक पैराग्राफ है, लेकिन सीसीआईटी के ऊपर जो सीसीआईटी वाला तो उसको छोड़ दिया गया और इस दफ़ा कोशिश हो रही है कि शायद उस पर कुछ आ जाए, लेकिन हमें ये देखना होगा कि उस पर एग्रीमेंट पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ब्रिक्स के अंदर मेरे ख्याल से उम्मीद कम है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अंदर अंतर्विरोध बहुत है इसके ऊपर, सीसीआईटी के ऊपर। इसी कारण 2 दशक से ऊपर हो गए हैं और इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है और बनना भी मुश्किल है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम पहले आरएसएन सिंह के पास आएंगे, फिर आप दोनों के पास दोबारा आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। वायर खरीदना है बड़ा कंफ्यूजिंग, सेफ्टी चुनूं या करूं सेविंग। अरे सर जी दोनों मिलेंगे, काय को माथा फोड़िंग। चूज RR का बेल टू दी अकलमंद थिंग, चूज RR का बेल टू दी अकलमंद थिंग, चूज RR का बेल टू दी अकलमंद थिंग। I really like cars, so just 2 weeks into the job, they gave me a company car, a big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent, the handling is shaky, the engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything, but you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. प्रिया दीदी नमस्ते, आप यहाँ राशन खरीदने आई हैं? आइए, मैं जहाँ से लेती हूँ ना वहाँ चलिए, वहाँ सामान भी सस्ता मिलेगा। मेरे लिए सुरक्षा, साफ सफाई और क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चीजें आप खरीद रही हैं, उन्हें कैसे रखा गया है, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही है, क्या उनकी सामग्री ताज़ा होती है, क्या इस्तेमाल किया गया पानी पीने लायक है। अपनों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें सुरक्षा, स्वच्छता और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे, बुखार हो तो पैरासिटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम की। आरएसएन सिंह साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान को जितना आप समझते हैं, देखते हैं, उसमें इस तरह के जो वक्तव्य आए हैं अमेरिका की ओर से, अगर हम देखें, अभी बॉब कॉर्कर जो वहाँ के सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वो प्रेस को नियंत्रित न करे बल्कि हक्कानी नेटवर्क को नियंत्रित करे। अभी चूंकि शहरी एल्मीडा के बाहर जाने पे रोक लगी है, तो एक कड़ा वक्तव्य ज़रूर इसको माना जा सकता है, लेकिन ज़मीन पे उसका क्या असर आप मानते हैं हो पाएगा? नहीं, ज़मीन पे भी असर होगा। ये जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उसके पहले जो ये ज़बरदस्त डिप्लोमेसी इंडिया ने पेश किया, वो तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक कि हमारे और अमेरिकन इंटरेस्ट, नाटो के इंटरेस्ट कहीं कोइंसाइड करते हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अगर हम इस तरफ हम जिहादी उसके हम विक्टिम हैं, जिहादी वॉर के, तो उस तरफ नाटो फोर्सेस भी विक्टिम हैं। तो कहीं पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इंटरेस्ट आया। दूसरी बात है, जियोपॉलिटिकल हालात बदलते रहते हैं
और मेरी माने आप तो सबसे बड़ी जो एक ट्रिगर है जियोपॉलिटिकल हालात में ये रिवोल्यूशन क्रांति लाने की, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादार पोर्ट को लेके जो भी जी। और मैं अपना नेक स्टिक आउट करूंगा और पूरे एम्फेसिस के साथ मैं ये कहूंगा कि ये ग्वादार पोर्ट कभी भी चाइना के लिए संभव नहीं होगा। आप ऐसा मानते हैं? मैं इस पे मैं कुछ भी बेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी जो जियोपॉलिटिकल हालात है ये तो बदल रहे। इतना बेवकूफ है, कितना खर्च कर देगा वो आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। पूरी सोवियत यूनियन की बन रहे हैं वो, पूरी सोवियत यूनियन की जो लड़ाई हुई थी अफगानिस्तान में, उसका वो एक मेजर फैक्टर यही था, उनको रशियंस को सोवियत यूनियन को वार्म वाटर पोर्ट्स में आने का। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इंडियन परिप्रेक्ष्य में लेके चलें तो मैं आपको पूरा डिसाइफर करके दे देता हूं। देखो हो क्या रहा है ये कि हिंदुस्तान जो है, ये हिंदुस्तान रियाद और तेहरान की जो आपस में जो जंग चली हुई है, वो जंग बहुत दिन से हिंदुस्तान में भी चल रही है। यानी कि आप अभी देखो ये काबुल में जितने शियाज पे अटैक हुए, ये क्यों हो रहे हैं? हजारास के रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं ईरान के द्वारा। उन्होंने एक ब्रिगेड बनाई है, फातिमा ब्रिगेड, एक पाकिस्तानी शियाज की ब्रिगेड बनाई है। उसको कंटेस्ट करने के लिए जो ये तमाम वहाबी एलिमेंट्स हैं, तो वैसे तो वो बात फिर यमन तक चली जाएगी, पूरा वहां नहीं सर, ये आपके मुल्क में हो रहा है। ये पूरा कंपटीशन आपके मुल्क में हो रहा है कि कौन कितना, इट इज अ बैटल फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन माइंड्स। और इसीलिए अगर आप कोई इस्लामिक स्टेट का आप पढ़ते हैं कि वो वहां अरेस्ट हुआ, वहां अरेस्ट हुआ, वहां अरेस्ट हुआ, तो आप समझ जाओ कि कहीं पे बहुत पैसा आ रहा है, बहुत वो आ रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि लखनऊ में कोई 300 बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हम वहां जाएंगे सीरिया में, और सारा सीरिया की लड़ाई। तो केरल की भी कई घटनाएं हुई हैं। सर मैं वही कह रहा हूं कि ये कॉन्टेस्ट जो है ये यहाँ पर बहुत दिन से चल रहा है। और ये पूरा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रतिक्रिया आती है तो उसका असर क्या होगा? मेरा क्या कहना है कि हमने सारा कुछ, जैसे पैसिव डिफेंस, रिएक्टिव डिफेंस की बात की प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ, लेकिन हमने कभी भी जो आइडियोलॉजिकल विंड्स हैं उसको कभी हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की। और उसकी कम समझ होने के कारण हम एक ऐसे फिनोमिनन का विक्टिम हो रहे हैं जिसके लिए हमारे पास कोई काउंटर आइडियोलॉजी तैयार नहीं है। कुछ हुआ है अभी, जैसे सूफी सम्मेलन ये सब हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर बैठे बैठे अगर आदमी रिक्रूट हो रहा है तो कोई तो आइडियोलॉजिकल हवा कहीं से चल रही है। जाता है ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको इतना प्रभावित किया जा रहा है। तो सर अगर यहाँ से आदमी सीरिया जा रहा है लड़ने और 300 आदमी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं सीरिया लड़ने, हमको शिया शराइन्स को ये करना है, तो कोई तो बात होगी। मतलब तो ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो है सो आप अपने अंदर भी देखिए कि किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं लोग। ये हवा जो है ये पाकिस्तान को होके आ रही है और यही हवा यूरोप में भी गई है। अगर वहां पे अभी एक रिसर्च, ये जो पेंटागन है उसने इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया को एक स्टडी दिया है, स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड सोल्यूशन टू टेररिज्म, ऐसे करके कोई स्टडी ग्रुप बना है। वो कहते हैं कि भाई जो 70% लोग हैं वो यूनिवर्सिटी के हैं, जितने टेररिस्ट हैं 90% कम फ्रॉम। बहुत सारी इस पे मतलब बातें हुई हैं, शोध भी हुए हैं, क्या क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, उस बहस में भी नहीं जाएंगे क्योंकि लंबी बहस हो जाएगी। दूसरी बात, आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। मैं आपको अब जो आपने ये पूछा कि ये चाइना का जो रवैया जो है, देखिए ऐसा है कि ये आप मान के चले कि मौलाना मसूद अजहर का जैश मोहम्मद, हाफिज सईद का लश्कर तोयबा, दे आर रेजिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। खैर ये बात तो कही ही जाती है। तो जब ये बात है तो चाइनीज जो है उसको पाकिस्तान मिलिट्री को क्यों वीक करेंगे वो? और अभी वो प्यू का वो जो आया है, पूरा रिसर्च आया है, चाइनीज पब्लिक परसेप्शन में जो जिहादी थ्रेट है वो बिल्कुल सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। उनको सबसे बड़ा वो खतरा उधर लगता है वो ईस्ट पैसिफिक में।
अच्छा दिलीप सिन्हा जी, आप बताएं कि अगर ये कहते हैं पीटर लेवॉय कि यूएस इंडिया टाइज आर द मोस्ट डायनेमिक रिलेशंस, अगर वो कह रहे हैं, तो ये इसको हम किस तरह से देखें? क्योंकि कहने को तो कह रहे हैं लेकिन भारत को कोई लाभ तो मिल नहीं पा रहा है। अब ये भी कहा कि एनएससी में 2016 में भारत उसका सदस्य हो जाए, ये पूरा प्रयास अमेरिका करेगा। ये सारी बातें कही जा रही है, लेकिन जो मुख्य समस्या जिस तरह से आतंकवाद से हम परेशान हो रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी मदद हमको अमेरिका से तो मिल नहीं पा रही है। देखिए, हमें अपने इंटरेस्ट देखना है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट देखता है। हमें ये देखना है कि जो पाकिस्तान का आतंकवाद जो भारत में हो रहा है उसे हम कैसे काबू कर सकते हैं। सिर्फ भारत की बात नहीं, बल्कि आप पड़ोसी देशों को भी देखें। आज ही मैंने पढ़ा शेख हसीना का वक्तव्य कि बांग्लादेश ने कहा कि हम तो परेशान, पाकिस्तान से इस हद तक परेशान हो चुके हैं बिल्कुल कि हमको अपने को अलग करना पड़ा। तो सिर्फ ये भारत की, जब एक माहौल बन रहा कि पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा केंद्र आतंकवाद का बन गया है, तो इस पे तो एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने में सुविधा होगी ना। जब अभी सार्क में इतने देश भारत के साथ अलग हो गए, एक बहुत बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को, तो उसका लाभ तो मिलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। नहीं मिलेगा, और हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए, ब्रिक्स में चाहे संयुक्त राष्ट्र में कोशिश रहनी चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो नीति है वो है सब कुछ डिनाई करने की, नकारने की। वो तो करेगा, वो तो करेगा। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी विद्रोह है, फ्रीडम स्ट्रगल है, और हमारा कोई हाथ नहीं। तो अमेरिका में उसके जो शिष्टमंडल में जो लोग गए थे, मुशाहिद हुसैन भी वहां गए, वहां जॉन किर्बी से मिले, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और कश्मीर का मसला जुड़ा हुआ है, जिसपे उन्होंने कहा कि नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये अमेरिका ने साफ कहा। तो वो तो कह ही रहा है कि हाँ स्वाधीनता संग्राम है, फला है, ये तमाम तरह की बातें, लेकिन उसने अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश की थी। हाँ, तो उसमें हमें याद रखना होगा कि अगर मान लीजिए CCIT पर किसी तरीके से समझौता हो भी गया तो पाकिस्तान कहेगा तो हम तो आतंकवाद कर ही नहीं रहे हैं, आतंकवाद है ही नहीं, वो तो अंदरूनी। अब वही बात है ना कि अब जो स्वाधीनता संग्राम है उसको अलग कर दो, स्टेट टेररिज्म को इससे जोड़ दो, फिर सैनिक कार्रवाई को इससे अलग करो या इसको जोड़ दो, तमाम तरह की बातें। आप उदय भास्कर जी, आप बताइए कि आप क्या मानते हैं, आखिर अगर ब्रिक्स जो है एक बहुत बड़ा, विश्व का इतना एक बड़ा जो है प्रतिशत है उसकी आबादी का, वो इसमें है, और उसमें हम आर्थिक सहयोग करें, लेकिन आतंकवाद में उसी का एक सदस्य देश हमारे खिलाफ जो है संयुक्त राष्ट्र में वीटो करे, तो फिर ये संगठन कहां तक आगे बढ़ पाएगा और हम आतंकवाद की लड़ाई को कितना आगे ले पाएंगे? नहीं साहब, देखिए आजकल के जमाने में इस प्रकार का जो विरोधाभास है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कि कुछ ऐसे पहलू हैं जहां पे आपकी भागीदारी होती है। ग्लोबलाइजेशन का यही मुख्य लक्षण है कि जितने भी बड़े देश हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड और आर्थिक मामलों में, व्यापार में उनकी काफ़ी एक ठोस तरीके से भागीदारी होती है। आप उदाहरण के लिए अमेरिका चीन को ले लीजिए, चीन जापान को ले लीजिए, या भारत चीन को देखिए। इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत है, पर साथ साथ जहां तक सामरिक और सुरक्षा के जो मसले हैं वहां पे काफ़ी भारी मतभेद होता है। दोबारा मैं चीन और जापान का आपको उदाहरण दूंगा, इतना कि पिछले 25-30 साल से चीन ने जापान से केवल पैसा नहीं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी उन्होंने प्राप्त किया है, और उसी से चीन की बढ़ोतरी हुई है। तो भारत के लिए ब्रिक्स में दोबारा कहूँगा एक काफ़ी अहम ये बैठक है, ये गुट है। और अभी साथ साथ जो मोदी साहब ने बिम्स्टेक को जो जोड़ा है इसके साथ, ये भी एक बहुत ही खास पहलू है कि हम एक ब्रिक्स के समिट में एक आउटरीच समिट करते हुए, और जिस प्रकार से बांग्लादेश को अभी हमने एक प्रकार से समर्थन भी दिया है, और आज जो शेख हसीना मैडम का जो इंटरव्यू की आप बात कर रहे थे, वो भी एक प्रकार का एक नया हमारे लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ोतरी देने के लिए एक विकल्प है, जिसमें श्रीलंका भी शामिल है, थाईलैंड भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है। तो ब्रिक्स में मैं ये मानता हूं कि दहशतगर्दी के ऊपर किसी प्रकार का ठोस कदम या फाइनल डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का शब्दकोश का भी मैं कहूंगा कि आशा ज्यादा नहीं रखना चाहिए, पर साथ साथ भारत को प्रयास जरूर करना चाहिए। जैसे डोवाल साहब का जो इनिशिएटिव है कि एनएसए के कहा बीच कि परिभाषा के बिना भी अगर CCIT हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन, तो ये बहुत दूर तक इसका असर होगा आतंकवाद की लड़ाई लड़ने में। अमेरिका के साथ मुझे अच्छी तरह याद है कि मुंबई के अंदर पहली बार 93 में जब विस्फोट हुआ था, 1993 की बात है, उस वक्त हम एक आध ऐसे ऑफिशियल्स के साथ बैठक में थे, और अमेरिका ने, क्लिंटन साहब का वो व्हाइट हाउस था, बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया कि ये टेररिज्म है। उन्होंने कहा कि साहब ये कम्युनल है, हिंदू मुसलमानों के बीच में चल रहा है। यही अमेरिका समाप्त हो गया है, इसलिए बस मैं 2001 के घटना के बाद वो भारत के पक्ष में आए थे, समझ गए कि ये कितना बड़ा खतरा है।
तो मैं नहीं चाहता हूं कि चीन के ऊपर हमला हो, परंतु उसी के बाद मैं समझता हूं कि धीरे धीरे अब चलिए, अब समय समाप्त हो, इसलिए आप दोनों के पास में दोबारा नहीं आ पाए, इसलिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अभी ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, उसके बाद स्थिति और भी साफ होगी, लेकिन आतंकवाद के ऊपर वक्तव्य तो सभी देशों का आता है, लेकिन फिर घूम फिर करके वही बात आती है, न तो इसकी परिभाषा पे सहमति बन पाती है और आतंकवादी अपनी गतिविधियों को, अपनी कार्रवाई को अंजाम देते रहते हैं। उसी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है और भारत की आक्रामक नीति जो इधर रही है, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में राजनयिक हमारे काफ़ी पूरे देश में काम कर रहे हैं, उसके कुछ परिणाम भी आए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है और भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा लोग महसूस करते हैं। इस चर्चा को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।